अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं अलीना यूनिस। अस्सलाम वालेकुम अलीना, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कि इटली से वापसी के बाद आपको पाकिस्तान का मौसम कैसा लग रहा है? मौसम तो बहुत अच्छा है। हाँ। बस थोड़ी ठंडक ज़्यादा है लोगों के रवैयों में, और कोशिश है कि लहू में तेज़ी और गर्मी आ जाए ताकि हम भी उसी रफ्तार से तरक्की कर सकें जिस रफ्तार से पूरी दुनिया तरक्की कर रही है। तो आखिर क्या वजह है, क्यों इतनी सुस्ती है या ठंडे रवैये हैं? ये बस कुछ अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन को अता हुआ है। हर मौसम है यहाँ पे, हर फल है यहाँ पे, और थोड़ी सी आज़ादी की नाकदरी है। ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम लोग थोड़ा सा आराम पसंद ज़्यादा हो गए हैं। जबकि यूरोप में मेरे देखने में आया है, क्योंकि मौसम की सख्ती बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हर बंदा ज़्यादातर खौफज़दा रहता है अपने काम को लेकर और अपनी चीज़ों को लेकर। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि सोशल सिस्टम भी है, माँ बाप का प्यार भी है, माँ का प्यार भी है, और दोस्त अहबाब भी हैं, सोसाइटल प्रेशर भी इतना ज़्यादा नहीं है कामयाब होने के लिए। और फिर हमारा थोड़ा सा रुझान ये भी है कि हम हर चीज़ मज़हब पे, अल्लाह पे डाल देते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, जैसे हैं वैसे ही खुश रहना चाहते हैं, और खुश कौन बने हुए, तो ये भी एक वजह है। एक और चीज़ है कि अब जैसे बाहर आपने इतना टाइम गुजारा, उसके बाद फिर वापस आ रही है आप यहाँ पे और कोशिश कर रही हैं, ठीक है, कि हमारे लोगों के रवैये स्पेशली पाकिस्तान तरक्की करे। तो कौन सी चीज़ है, कमी नज़र आ रही है? पैसा कमाने का शौक़ जो है वो अभी हमारी कौम में इतना ज़्यादा नहीं है, अच्छा। हार्ड वर्क नहीं है। या नौजवान भी अक्सर पूछते हैं कि शॉर्टकट कैसे होगा, तो हमने ज़िंदगी में कभी शॉर्टकट का वर्ड यूज़ नहीं किया था। हार्ड वर्क हमने हमेशा किया। स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, हार्ड वर्क भी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि डिजिटलाइजेशन की वजह से इस वक्त तरक्की की रफ्तार बहुत ज़्यादा हो गई है और इसको हर नौजवान जो है वो कैच कर सकता है। तो ये कुछ कमियां हैं जो मुझे महसूस हुई। सही। और एक और मैं बात बताता चलूँ, जैसे कि आपने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग भी करवाई है, ठीक है, उसके अलावा आपकी काफ़ी ट्रैवलिंग भी रही है। तो जैसा कि रिसेंटली आप यूनिवर्सिटीज़ में गई हैं, नौजवानों में वो कौन सी कमी आपको नज़र आई है? क्यों नहीं हमारा नौजवान मेहनत कर रहा? क्योंकि देखो, पहले हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थी, मेहनत बहुत थी। मेरी एग्जांपल ले लो, आज से 15 साल पहले, 18 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट किया, इंटरनेट नहीं था मेरी फिंगर टिप्स पे। आज के नौजवान के पास है, लेकिन वो मेहनत नहीं कर रहा। तो वो क्या वजह है? उसकी एक वजह तो मुझे जो यूनिवर्सिटीज़ में जाकर समझ में आई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मेरा जाना हुआ जिसमें लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। बच्चे जो हैं वो सिस्टम के अंदर फंस गए थोड़ा सा, बच्चे भी और टीचर्स और एजुकेशन भी। एजुकेशन हमारी थोड़ी सी आउटडेटेड हो रही है, और जिसमें हमारी जो करंट एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारी दुनिया की, जो मैं बार बार अपने सारी इंटरव्यूज़ में कह रही हूँ कि हमें अपने करिकुलम को ग्लोबल डिजिटल मार्केट के हिसाब से अपडेट करना है, ताकि हमारे बच्चे कॉलेजेस के अंदर, 18 साल का जो बच्चा है कॉलेज के अंदर जो बैठा हुआ है और यूनिवर्सिटीज़ में जो ग्रेजुएशन में बैठा हुआ है, वो वही पढ़े, वही सीखे जो ग्लोबल डिजिटल मार्केट की रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें एसईओ से लेकर और फेसबुक सोशल मीडिया मार्केटिंग से लेकर अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स तक सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, और वो डॉलर्स में कमा सके और इस बात को रियलाइज़ करें कि हम पाकिस्तान मुल्क में नहीं रहते, हम एक ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, और हमारे मुल्क का नाम है ग्लोबल वर्ल्ड। अब सब कनेक्टेड है। तो ये कैसे होगा यूनिवर्सिटीज़ में? ये ऐसे होगा कि जी हाँ, ये इसमें अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। जो मैंने रियलाइज़ किया कि जी। जी। बच्चों को भी नहीं ये बातें मालूम, और टीचर्स को भी ये बातें नहीं मालूम, और उनको किसी ने अप्रोच भी नहीं किया, उनको किसी ने एक्सेस भी नहीं किया। ये भी एक हमारे यहाँ थोड़ा सा मुझे फुकदान लगा। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हम जितने लोगों को कन्वेंस कर सकें, और कराची यूनिवर्सिटी के पीसीबी बोर्ड को भी मैंने कुछ चीज़ें लिख के भेजनी है, और उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया हुआ है कि आप हमें भेजें। हम एचईसी से सेपरेट हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम एचईसी से पूछ के हर चीज़ करें। तो अगर हमें आपके प्रपोजल समझ में आते हैं तो हम इस पर अमल कर सकते हैं। शारिक जावेद पाकिस्तानी जर्मन पॉलिटिशियन है जर्मनी से, वो भी बहुत सरगर्म है, और हम लोग मुस्तकिल इस कोशिश में रहते हैं कि जो कराची में या पाकिस्तान में जो वाइस चांसलर्स हैं या जो डीन्स हैं, हम जो इंटरनेशनल लोग हैं बाहर के पढ़े हुए और बाहर मौजूद हैं, वो उनसे कनेक्ट करें और बच्चे हमसे थीसिस करें, और हमें यहाँ पे विजिटिंग में या जूम सेशन के थ्रू पढ़ाने का मौका मिले, ताकि जो लोकल एजुकेशनल लीडरशिप है वो भी कनेक्ट हो और बच्चे भी कनेक्ट हों। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे प्रपोज़ल में हैं इस वक्त। चलें, बहुत बेहतरीन। अब जैसे आप बता रही हैं कि आप काम कर रही हैं इस चीज़ पे, ठीक है, बच्चों को भी यानी है कि हम डॉलर्स में अर्न करें,
ठीक है, या एक हैंडसम इनकम हमारी होनी चाहिए। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे? ये प्रॉब्लम जो है ये यहाँ पे आ रही है कि हमारे साथ हुआ ये है कि जनरेशन टू जनरेशन हमने गुर्बत को लर्न किया है और हमें गुर्बत टीच की गई है। जब आप सही। बड़े हुए, आपने जब मास्टर किया, पहले तो आपको ये बताया गया कि पहले आप मास्टर करोगे फिर आपको जॉब मिलेगी। फिर आपको जॉब मिली तो एक नॉमिनल अमाउंट जो कि पाकिस्तान में 25-35,000 है, उसकी जॉब सही। आपको मिली। फिर आपने सिस्टम के थ्रू ये देखा कि आपके फादर भी गरीब थे, वो हैंड टू माउथ थे, और आप भी गरीब रहेंगे, आप भी हैंड टू माउथ रहेंगे। ये गुर्बत हमें जनरेशन टू जनरेशन सिस्टमैटिकली टीच की जा रही है। तो इस वजह से हम जो है ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें इतना ही कमाना है और हमें हैंड टू माउथ ही रहना है। ये एक बात मैंने जो है वो नोटिस की कि जब तक आपको किसी चीज़ की एक्सेसिबिलिटी ना मिले आपको उसकी आदत नहीं पड़ती। सही। पैसे का एक्सेस जो है वो पूरी दुनिया में है, ये हमारे यहाँ जो है वो इंटरनेशनली डिसकनेक्टिविटी की वजह से नहीं है। दुबई के अंदर भी पैसा है, सऊदीया के अंदर भी पैसा है, इटली के अंदर भी पैसा है, यूके के अंदर भी पैसा है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है। कुछ ये वजूहात हैं, कुछ हमारे लोगों के अंदर वही आराम पसंदी है कि हम अपने घर से नहीं निकलना चाहते। आप यकीन माने जब मैं इटली गई तो मेरी क्लास में 30 इटालियंस मेरे क्लास फेलो थे। मैंने जिस क्लास फेलो से पूछा कि तुम दुनिया के कितने मुल्क गए हुए हो, तो वो 10-11 मुल्कों के नाम फिंगर टिप्स पे बता देता था। ठीक है, उनके लिए आसान है, उनको विदाउट वीज़ा ट्रैवल करना होता है, उनका पासपोर्ट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। वहाँ पे मिनिमम सैलरी जो है वो 900 यूरो होती है, तो उसमें आप सेविंग करके कुछ ना कुछ करके अमेरिका तक चक्कर लगा सकते हैं। सब लोग अमेरिका होकर आए हुए हैं। हमारे यहाँ ये कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन हम अपना ख़र्चा जो है वो ब्रांडेड कपड़ों में ख़र्च कर देते हैं, खानों में ख़र्च कर देते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में ख़र्च कर देते हैं, शादियों की दावतों में, मेहंदी माइयों से हम अभी तक नहीं निकल पा रहे। हमारी प्रायोरिटी कुछ और है। ये कुरान की भी आयत है कि आप दुनिया में घूमें, दुनिया की सैर करें। आप जब दुनिया में निकलते हैं आप अपने अल्लाह को ज़्यादा अच्छा पहचानते हैं, आप अपने मज़हब को ज़्यादा अच्छा पहचानते हैं, आप अपने कौम के, अपने मुल्क के, अपने घर के ज़्यादा शुक्रगुजार होते हैं। तो ये ट्रेंड हमारी एजुकेशनल सिस्टम में से मिसिंग है, और हमारे एजुकेशनल सिस्टम में उसकी जगह ए ग्रेड का ट्रेंड चल रहा है कि अगर आपका ए ग्रेड आएगा या आप अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे तो आपका, अच्छे स्कूल से पढ़ेंगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, अच्छे कॉलेज में आपने पढ़ा होगा तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, और ए ग्रेड की बुनियाद पे आप आगे निकलते हैं। तो इसको हमें मेरिट क्राइटेरिया को चेंज करवाना पड़ेगा, इस पे बात करनी पड़ेगी कि हम उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, उन लोगों को गवर्नमेंट पोजीशंस देंगे, उन लोगों को मिनिस्ट्रीज़ में लेके जाएंगे जिन्होंने फ़ॉरेन ट्रैवल किया हुआ। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के बाद पता चली कि आप जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं तो आपको बहुत सारी तकलीफ़ें उठाना पड़ती हैं। बिल्कुल। और मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि ये मुल्क जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी चला रहे हैं। जैसे हमारा घर हमारा बाप चलाता है, वो कमा के लाता है और हम बैठ के खाते हैं, तो उसका हुक्म चलता है या उसकी राय से घर मैनेज होता है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी थोड़ा लीडरशिप में आना होगा, हमें उनसे गाइडेंस लेनी होगी, क्योंकि वो वाहिद रिसोर्स है हमारे पास जो हमें पैसे तो भेजते हैं मगर जो इंटरनेशनल जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी उसका एक्सेस उनके पास है, तो वो हमारे बच्चों को वो सिखा सकते हैं। तो हमें उनको ये इज़्ज़त देनी पड़ेगी, ये अहमियत देनी पड़ेगी और उनसे गाइडेंस लेनी पड़ेगी। बहुत बेहतरीन। यहाँ पे एक और चीज़, मेरा भी जितना यूनिवर्सिटीज़ में विज़िट्स हुए हैं मैंने देखे हैं, आजकल के बच्चों पे एक चीज़ का काफ़ी यानी कमी देखी गई है, वो ये कि पहले के जो स्टूडेंट्स थे ना वो टीचर्स की काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे। आजकल वो यानी डिफरेंस ख़त्म हो गया टीचर और स्टूडेंट में, वो कनेक्टिविटी भी नहीं है। उसकी एक वजह ये है कि हमारा जो पूरी दुनिया में सब कुछ चेंज हो चुका है। खाने का तरीका 50 साल पहले जो था, पहनने ओढ़ने का तरीका, ट्रैवलिंग का तरीका, आने जाने का तरीका, लेकिन एजुकेशन को हमने चेंज नहीं किया। तो पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम जो क्लासरूम वाला है वो आउट हो चुका है। तो जब आपके काम की रिस्पेक्ट नहीं होती, अपने काम के साथ लॉयल नहीं होते, तो आप अपनी इज़्ज़त कदर खोने लगते हैं। आपने देखा होगा, ये बात महसूस की होगी कि जहाँ भी आप गए बच्चों ने आपको बहुत चाहा होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो मन के सच्चे होते हैं, वो पहचान जाते हैं कि किसको हमसे कितनी मोहब्बत है। अनफॉर्चुनेटली टीचिंग में अक्सर लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो एक जॉब करना चाहते हैं, या अनफॉर्चुनेटली कुछ फीमेल्स को इजाज़त नहीं मिलती, जबकि टीचिंग सिर्फ उन लोगों को करनी चाहिए जिनके अंदर ये इश्क हो, क्योंकि ये जो है वो पैगंबरों का प्रोफेशन रहा है और इसके साथ इंसाफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हज़ारों लाखों ज़िंदगियाँ इम्पैक्ट कर रहे हैं और वो लोग हज़ारों लाखों ज़िंदगियाँ आगे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो मुझे महसूस हुई, जो मैंने गौर से जब ऑब्ज़र्व किया चीज़ों को,
तो मुझे ये कमी नज़र आई, क्योंकि ये एक तरीके से आप कौम की अमानत के साथ ख़यानत कर रहे हैं। अगर बिल्कुल। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को डेवलप करने की, आपने नहीं किया, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चों को पढ़ाने की लेकिन आप उसमें सुस्ती कर रहे हैं, तो ये आप एक कमी बेशी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं यहाँ पे थी तो जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैं पढ़ाती थी उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं 18 साल अपनी क्वालिफिकेशन करूं। उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ा और मेरे पास कोई एचईसी की स्कॉलरशिप ना थी, ना मैंने ली कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़ना पड़े, तो मैं लोन के ऊपर गई। तो उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। मैं वहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। इटली में यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया का मेरा मास्टर्स है, जो कि टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में है। तो मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। और फिर मैं अपने आप को जब बाकी लोगों से कंपेयर करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि वो लोग तकलीफ़ें उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, और तकलीफ़ के बगैर आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई फल नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और चीज़, रिसेंटली हमने सुना है कि आपकी ने टेस्ला की ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की, वो क्या बात है? वो ये बात थी कि मैं जब ये पिछले 2.5-3 साल से मेरे साथ हो रहा था, जब मैं जर्मनी में भी थी, कि मैं जब आंखें बंद करूं तो मुझे बस यही नज़र आता था कि मेरे इर्द गिर्द स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वो मेरी बात सुन रहे हैं, और मुझे ये इस चीज़ की बार बार कॉल आती थी कि मैंने इतनी पढ़ाई जो करी है वो अपने स्टूडेंट्स की खातिर करी है, तो मुझे वापस जाके उसको कंट्रीब्यूट करना है। तो उसके बाद मेरा एक और ये चीज़ हुई कि मई में मैं उम्रे पे गई 10 दिन के लिए, और फिर मैंने ये बात रियलाइज़ की कि मैंने लंदन भी घूमा हुआ है, मैंने पेरिस भी देखा हुआ है, मैंने इटली भी देखा हुआ है, लेकिन मुझे सहन ऑफ मताफ़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इस बात ने मुझे बहुत टच किया, और सितंबर मैंने अपनी दोबारा टिकट कराई, और मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा वक्त अल्लाह के घर गुजारूँ और कुछ सोचूं, समझूं, लिखूं, पढ़ूं वहाँ पर। तो टेस्ला वालों के पास मुझे ज्वाइनिंग देनी थी 1 सितंबर से। तो मैं टिकट करा चुकी थी, तो फिर उसकी वजह से मैंने वो रिफ्यूज़ कर दी, और मैं इस वक्त बुक लिख रही हूँ अपनी, जिसका नाम है लास्ट कॉल फ्रॉम सहन ऑफ मताफ़। वो इंशाल्लाह जल्दी पब्लिश हो जाएगी। तो वो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग उसको लें, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जो यंग नौजवान हैं, और उसको पढ़ें। और ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि जो कौमें अपनी असल से ताल्लुक़ तोड़ लेती हैं या अपनी असल से वाकिफ़ नहीं होती, वो सफ़र हस्ती से मिटा दी जाती हैं। और पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे कायम हुआ था, और हमारी असल जो है, हमारी जो असल असास है, वो हमारा मज़हब ही है। तो मैं तकरीबन 5 मंथ्स मक्का में रही, हरम के बिल्कुल पास, और मैंने वहीं मताफ़ के अंदर बैठ के बुक लिखी है, और मेरी जो मेन ऑडियंस है वो ओवरसीज़ यंग पाकिस्तानी बच्चे हैं। बहुत बेहतरीन। अब एक और चीज़, जितना आप स्टूडेंट्स के बारे में आपको लगाव है या आप चाह रही हैं कि मैं उनको एम्पावर करूं, आगे लेकर आऊं, तो इस वक्त हमारे नौजवानों में किस चीज़ की कमी नज़र आ रही है जिसको वो पूरा करें और आगे बढ़ पाएँ? एक तो क्योंकि वो इस सवाल का मैं थोड़ा सा और करूं कि देखें, एक तो है सिस्टम, लेकिन हमें कुछ अगर आगे जाना है, एक्स्ट्रा माइल जाना है, तो वी हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। तो हमारे नौजवानों में वो कौन सी चीज़ की कमी है, या कौन से एफर्ट्स उन्हें लेने चाहिए? फोकस और टारगेट अगर वो ये करें, हम यानी हर नौजवान ये बात टारगेट कर ले, ये फोकस बना ले कि मैंने कुछ भी करके $500 कमाने। इसका मकसद ये नहीं है कि उसने सिर्फ $500 ही कमाने, या मैं पैसों की तरफ तरगीब दिला रही हूँ। इसका एक मकसद ये भी है कि आप यकीन माने, मेरी बहुत सारी दफ़ा अमेरिकन कंपनी से जब फ़र्स्ट टाइम बात होती है तो वो बाकायदा नाम लेके बताते हैं कि आपका फ़लाँ बच्चा पाकिस्तान से हमारे साथ काम कर रहा है, और जो मेरी खुशी का आलम होता है वो मैं आपको नहीं बता सकती। तो हमें इंटरनेशनली अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपना मैसेज प्रेजेंट करना है, जो भी हमारा मैसेज है, पीस का मैसेज है, इस्लाम का मैसेज है, पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिविटी का मैसेज है, वो हम ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से कनेक्ट हों। $500 का नहीं करें तो $200 का करें, लेकिन एक अमेरिकन से, एक बाहर के इंसान से आप अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ लें और अपने आप को प्रेजेंट करें। ये इस वक्त जो है वो हमारे वक्त की ज़रूरत है, यानी हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि दुनिया के मसाइल का हल हमारे पास है, और वो हम तभी प्रेजेंट कर सकते हैं जब हम उनसे कनेक्ट करें। और उनसे कनेक्ट करने के लिए इस वक्त फ्रीलांसिंग हो गई, डिजिटल स्किल्स हो गई, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कनेक्ट करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन। लेकिन देखो, हमारे जो नौजवान है ना, वो कह रहे हैं कि हमें रातों ऐसी चीज़ बताओ कि रातों रात अमीर बने, शॉर्टकट्स बताओ, ठीक है, या फ्रीलांसिंग की तरगीब देने की जो बात कर होती है, शुरू में आ तो जाते हैं वो, ठीक है मैंने भी फ्रीलांसिंग करनी है, जब उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो एफ़र्ट्स मांगते हैं ना कि आपको टाइम देना है, टाइम नहीं दे पा रहे होते,
दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, दूर हटना शुरू हो जाते हैं। तो वो कैसे फोकस और वो अटैचमेंट कैसे कंटिन्यू कर सकें? फोकस आपका एक और तरीका जो है आपका फोकस बढ़ाने का, वो ये कि आप जैसे ही मुल्क से बाहर निकलते हैं आपका फोकस ज़बरदस्त हो जाता है। सपोज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे कैसे फोकस और अटैचमेंट बढ़ाऊंगा, मैं उस पर काम कर सकूँ। सपोज आज का मैं अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ तो मैं किस तरीके से उसके कैसे ये अपनी फोकस है इसका, फोकस और टारगेट। आपका टारगेट तो आपका ड्रीम हो, मैंने इटली जाना था, मैंने पूरी एफर्ट्स कर डाली, यानी आपका एक ड्रीम हो, आपका एक टारगेट हो। बगैर ड्रीम के, बगैर टारगेट की ज़िंदगी ना गुजारें। जो एवरेज नौजवानों का टारगेट या ड्रीम है, यहीं रहेंगे, घर मिल जाए या गाड़ी हो जाए, जॉब हो जाए, उसके बाद शादी हो जाए, ये रूटीन से निकलना है। आपने ज़िंदगी में कुछ भी करना है, इस रूटीन से निकलना है। जो बड़े लोगों की ज़िंदगी होती है उसमें ये रूटीन नहीं होता। जो बड़े लोग होते हैं उनका प्रोफाइल, उनकी सीवी नहीं होती। सीवी उस शख्स की होती है जो सिस्टम में सिस्टमेटिकली ऊपर जा रहा हो। जो बड़े लोग होते हैं उनको कुदरत ट्रेन कर रही होती है। फ्रीलांसिंग की स्किल्स और फ्रीलांसिंग की इनकम, ये दोनों चीज़ें कुदरती तौर पे आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए ट्रेन करके आगे निकालती हैं। अगर आपके पास सोशल मीडिया की पावर है, आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स हैं, आपके अंदर एसईओ स्किल्स हैं, वो आपके कहीं और काम आ सकती हैं। वो एज अ ब्रांड आपको खड़ा कर सकती हैं, आपकी आवाज़ को दुनिया में पहुंचा सकती हैं। यानी ये चीज़ें आपको कहीं और भी सपोर्ट कर रही हैं, कहीं और भी हेल्प कर रही हैं। जब मैंने फ्रीलांसिंग की थी तो मुझे ये नहीं मालूम था कि अच्छा मैं पाकिस्तान के कोर्सेज़ में उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगी और मैं इतने नौजवानों से उसके बहाने मिल सकती हूँ या उस रीज़न के थ्रू मैं मिल सकूँगी और मुझे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बात करनी होगी। ये सब मुझे नहीं पता था उस वक्त, लेकिन ये एक अल्लाह ताला की तरफ से आपका एक सिलेक्शन हुआ होता है। तो ये डिफरेंट स्किल्स जो हैं, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ये आपके आवाज़ को राइज़ करते हैं दुनिया की जो ग्लोबल डिस्कशन हो रही है। तो ये आप करते जाएँ और इंशाल्लाह अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। बहुत ही बेहतरीन। एक और मेरे सवाल, अभी आपने जिक्र किया कि कुदरत की तरफ से चीज़ें ना ब्लॉक बाय ब्लॉक बनती जाती हैं, ठीक है, लेकिन जब स्टार्टिंग में ये चीज़ें होती हैं ना तो उस वक्त इंसान को समझ में नहीं आ रहा था, हम गिले शिकवे करते हैं कि हमारी किस्मत में अच्छा क्यों नहीं लिखा, हमें मिल क्यों नहीं रहा। उस वक्त तो नहीं मिलता, लेकिन आगे चल के वो चीज़ें फिर क्लियर हो जाती हैं कि अच्छा हुआ नहीं मिला। तो आप यानी क्या कहते हैं उस वक्त बंदे को क्या करना चाहिए जब चीज़ें, क्योंकि माशाल्लाह आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है जितनी मेरी नॉलेज है। देखिए उस वक्त तो मैं भी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा रोई। इवन जब मैं पिछली दफ़ा कराची से जा रही थी तो मेरे घर में कोई प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि मुझे वाइंड अप करना पड़ा और मैं बहुत रोई और मैंने बहुत लड़ाई झगड़ा किया और जो जिनसे मैंने घर लिया था उनको बहुत बुरा भला कहा। मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं मक्का जाऊंगी, मैं वहाँ 5 मंथ्स रहूँगी। मैंने 20-25 उम्रे किए, मैं हरम से बिल्कुल 10 मिनट की वॉक पे थी। तो मेरी नॉलेज में नहीं था, ना मुझे ये पता था कि मैं वहाँ बैठ के कोई बुक लिखूँगी। मैं वहाँ बैठती थी और मुझे आइडियाज़ आने लगते थे और मैं पेन और कॉपी लेके जाती थी। तो इंसान को कभी भी ये बात नहीं मालूम होती। इसके अलावा मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जब अप्लाई किया, जब मैं इटली के लिए ट्राई कर रही थी तो मेरा हर जगह से रिजेक्शन आ जाता था। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन होता था, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा, वो टॉप 200 यूनिवर्सिटी थी, 150 की रैंकिंग में रहती है। उसके बाद मैं जर्मनी भी गई, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी जो टॉप 2000 यूनिवर्सिटीज़ में से थी। और वहाँ जब भी मैंने जिस स्टूडेंट से भी बात की तो उससे बात करके मुझे लगा कि उसका कैलिबर ही नहीं है। तो हम कुछ और सोच रहे होते हैं मगर अल्लाह ताला जो हमारे लिए डिसाइड करते हैं वो उससे कई गुना बेहतर होता है। वो हमें कुछ टाइमिंग के बाद समझ में आता है। शुक्र कर लेते हैं तो अपने आप को कम नुकसान पहुँचाते हैं, रोना पीटना कम मचाते हैं। शुक्र नहीं करते तो लड़ाई झगड़ा करके, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसको जहाँ पहुँचाना होता है अल्लाह ताला पहुँचा देते हैं। तो बेहतर तो यही है कि हम शुक्र की कंडीशन में रहें, लेकिन ये कि सब्र के साथ इंशाल्लाह हम सब इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। हमें बहुत उम्मीद है कि हमारी कौम जो है जिन मुश्किलात का सामना कर रही है या जिन मसाइल में हम घिरे हुए हैं, इनसे भी हम जल्दी निकल आएंगे। आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान में एक और इशू बढ़ गया है डिवोर्स का, उसका रेशो बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है वो ये है कि हमारी ज़िंदगी से मोहब्बत बहुत कम हो गई है। हम अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा कॉल करते हैं वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाती है। हमारी ज़िंदगी से हमदर्दी चली गई है, हमारी ज़िंदगी से गरीब अमीर का फ़र्क बढ़ता जा रहा है, हमारी ज़िंदगी से गरीब और अमीर की बराबरी चली गई है, हमारी ज़िंदगी से यतीमों का ख्याल रखना चला गया है, हमारी ज़िंदगी से ये सारी चीज़ें चली गई हैं। इन सब चीज़ों के जाने से हमारे दिलों में एक सख्ती आ गई है और हमारा जो क्राइटेरिया है रिश्ते को बनाने का, वो दिखावे पे, पैसे पे, जहज़ पे और ख़ूबसूरती पे डिपेंड करने लग गया है। और हम बहुत सारे दिखावों में और बहुत सारे पैसे खर्च करने में मसरूफ़ हो गए। जो जिस किस्म की हम शादियां कर रहे हैं और जिस किस्म के रिश्तों की हम बुनियाद रख रहे हैं,
उनकी बेस कोई मकसद नहीं है, उनकी बेस कोई ज़िंदगी में तकवा नहीं है, उनकी बेस ज़िंदगी में कुर्बानी नहीं है, तो वो रिश्ते बन के टूट रहे हैं और हमारा माशरा तितर बितर हो रहा है। ये उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी दूसरी वजह ये है कि हमें मोहब्बत की सही डेफिनेशन ना किसी ने बताई है और ना हम उसके ऊपर सर्च कर रहे हैं, ना उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू मोहब्बत क्या है? मोहब्बत उन लोगों को होती है जो सच्चे होते हैं, क्योंकि मोहब्बत एक बहुत सच्चा जज्बा है और मोहब्बत कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में मिलकर नहीं होती। जो सच्ची मोहब्बत होती है वो बग़ैर मिले होती है और बग़ैर बात किए होती है, और वो उनको होती है जो अहले नज़र होते हैं। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, और जिस तरह से मुसलमान पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो अब मुसलमानों का लीडरशिप में खड़ा होने का वक्त आ गया है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस मोहब्बत को पालेगी, जो बग़ैर देखे बग़ैर मिले होगी, जिसमें शादी मकसद के तहत होगी, जिसकी एक एग्ज़ाम्पल हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर की शादी भी है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने निकाह के बाद अपनी बेगम को देखा। वो शादी जो आसमानों में होती है वो ज़मीन पे कभी टूट नहीं सकती। और अब इंशाल्लाह हमारे यहाँ वही शादियाँ होंगी जो आसमानों में लिखी गई हैं और वो कभी टूटेंगी नहीं। इसलिए क्योंकि हमें जंग से गुज़रना है, इसलिए क्योंकि हमें ईमान की एक लड़ाई से गुज़रना है, इसलिए क्योंकि हमें एक तकवे की ज़िंदगी से गुज़रना है और हमारे पास दुनिया के मसाइल का हल है। सही। अभी आपने कहा ना कि हमें जंग से लड़ना है, वो क्या आपको लगता है कि हमारे ये जो नौजवान हैं ये तैयार हैं इस जंग के लिए? बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि जब मैंने अपनी ज़िंदगी देखी, आपने अपनी ज़िंदगी देखी, क्या आप समझते हैं कि आप तैयार थे? अल्लाह की रहमत थी, अल्लाह का फ़ज़ल था कि अल्लाह ताला ने उठा के आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अल्लाह की रहमत थी और अल्लाह का फ़ज़ल था कि अल्लाह ताला ने मुझे बदल दिया, मेरा दिल बदल दिया, मेरी ज़िंदगी बदलती चली गई। इसी तरह मुझे अल्लाह की रहमत से बहुत उम्मीद है और मैं बहुत पुरुमीद हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे नौजवानों में बहुत तब्दीली आएगी। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास नौजवान हैं। यूरोप में बहुत बड़ा बढ़ता हुआ मसला है कि उनका फर्टिलिटी रेट 1.3 है, जबकि ग्लोबल फर्टिलिटी रेट 2.4 है। उनके पास बच्चे ही नहीं, उनके पास नौजवान नहीं है। आपका अल्लाह ना करे पूरा घर भी टूट के गिर जाए तो आपके बच्चे खड़े हैं, आप कहेंगे कुछ नहीं होगा, हम सब मिल के बना लेंगे। तो हमारे पास नौजवान खड़े, कुछ नहीं होगा, हम सब मिल के बना लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और एक और चीज़ कि हमारे नौजवानों में आजकल मोहब्बत नाकामी पे काफ़ी सारे यानी वीडियोस वगैरह ये वो चीज़ें बना रहे। इवन कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दुख वाले जो गाने हैं वो मिलियंस में व्यूज़ हैं, खुशी वाले गाने इतने मिलियन में व्यूज़ हैं। इसके बारे में क्या? हाँ, ये हमारे यहाँ ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ हम मोहब्बत में नाकामी हो गया, या कोई भी हमारे यहाँ जो सेलिब्रिटीज़ में अनफॉर्चुनेटली मिस हैपनिंग्स हो रही हैं या डिवोर्सेस हो रही हैं, उनकी भी खबरें बहुत ज़्यादा बन रही हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, हम माइंड साइंसेस के प्रिंसिपल्स को देखें तो हम डिवोर्स को ब्रांड कर रहे हैं, डिवोर्स को या मोहब्बत में नाकामी को मशहूर कर रहे हैं, और शादी को हम ब्रांड नहीं कर रहे और ना ही हम शादी की तारीफ़ कर रहे हैं। आपने कितनी एग्जाम्पल्स पिछले 5 साल में देखी होंगी जो एक कामयाब शादी की होंगी, लेकिन आपने पिछले 5 साल में बहुत सारे ब्रेकअप्स के और बहुत सारी डिवोर्सेस की एग्जाम्पल्स देखी होंगी। तो माइंड साइंसेस के प्रिंसिपल के हिसाब से आप जो कुछ देखते हैं वो आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू हो जाता है। तो अब हमें मोहब्बत को ब्रांड करना पड़ेगा और अब हमें शादी को ब्रांड करना पड़ेगा और अब हमें रिलेशनशिप्स को ब्रांड करना पड़ेगा, ताकि जो नेगेटिव आवाज़ है डिवोर्स की या ब्रेकअप्स की वो मध्यम हो जाए और हमारी जो पॉजिटिव आवाज़ है मोहब्बत की या शादी की वो हावी हो जाए और फिर हमारे नौजवानों में इंशाल्लाह एक तब्दीली आ जाए। बहुत ही बेहतरीन। लेकिन कुछ चीज़ों से मुझे इख्तिलाफ़ हो रहा है, वो ये कि हमारे नौजवान कहते हैं कि हमें बस मोहब्बत चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि हमने सच्ची मोहब्बत की, मेरी सच्ची मोहब्बत है। आप बताएं कि ये मोहब्बत वन वे होती है या टू वे ट्रैफिक है? मोहब्बत वन वे तो नहीं होती, मोहब्बत टू वे होती है, लेकिन वो तभी हो सकती है जब हम सच्चे हों। असल में हम जो कुछ भी रिएक्ट कर रहे हैं या जिस तरह से भी अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं या जो भी एक्शंस ले रहे होते हैं वो सिस्टम इंस्टॉल्ड होते हैं। सही। तो जिस मोहब्बत को हम सच्चा समझते हैं वो असल में सच्ची होती नहीं है, क्योंकि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो आपको हर जंग से गुजरवा देती है और हर जंग में कामयाब करवा देती है। वो नाकाम नहीं होती, वो कामयाब ही होती है। वो हज़रत इब्राहीम को अल्लाह से थी, वो ज़ुलेखा को यूसुफ़ से थी, वो और बहुत सारे लोगों को थी, वो हज़रत खतीजा को हुजूर से थी।
और उसमें मिलना जुलना और साथ खाना खाना और यूनिवर्सिटी में मिलना देखना बात करना ये सब प्रेजेंट नहीं था। उसमें कुर्बानी थी, उसमें मास्टर के ख़िलाफ़ खड़ा होना था, उसमें एक रियाज़त थी। जो ज़ुलेखा ने किया हज़रत यूसुफ़ के लिए, वो रियाज़त काटी, अल्लाह ने मकबूल किया, कबूल किया और नवाज़ दिया। तो उसमें टाइम भी लगता है, 20 साल भी लग सकते हैं उसमें, लेकिन उसमें कामयाबी होगी अगर वो सच्ची है और आप अपने मकसद के साथ सच्चे हैं। सच्ची मोहब्बत वही कर सकता है जो अपने मकसद में सच्चा हो। इसके अलावा ज़िंदगी में डिफरेंट वाक़यात होते हैं, इस तरह की जो मोहब्बत होती है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो आपको इश्क़ हकीक़े के करीब लेके जाती है, वो अल्लाह के करीब लेके जाती है। आप नमाज़ें पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, रोते हैं, आपका दिल नरम हो जाता है। जब दिल नरम हो जाता है तभी आप अल्लाह के करीब जा सकते हैं। ये सूफ़ीज़म का एक प्रिंसिपल भी है सही। जो हमारे टीचर्स सिखाते हैं कि दिल का मोम होना किसी की मोहब्बत में ज़रूरी है, तभी उसको इश्क़े इलाही का कोई अगला सबक दिया जा सकता है। एक और सवाल है कि हमारे नौजवान काफ़ी सारे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली जो हैं, वो किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ? हाँ, एक तो उसका मैं ये कहूँगी कि अपने जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो कोशिश करें कि वो फेसबुक ग्रुप हो गया जितने, जैसे पाकिस्तानीज़ इन इटली या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन इटली, उसके अंदर आपको बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी मिलेंगे, स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, रिसर्च के स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, पीएचडी डॉक्टर्स भी मिलेंगे। आप कोई सवाल लिखेंगे वो आपको गाइड करेंगे। अपने थीसिस, फाइनल ईयर के थीसिस में उनको लें, अपने प्रोजेक्ट्स के सवालात में उनको लें, अपने इंटरव्यूज़ में उनके क्वेश्चनर्स को उनको भेजें, उनके क्वेश्चन आंसर्स लें, ताकि उनसे आप कनेक्ट करें और अपने मसाइल भी प्रेजेंट करें, अपने टॉपिक्स भी प्रेजेंट करें और उनका भी फीडबैक आपको मिले। एक आपके पास बहुत अच्छा रिसोर्स जो है वो फेसबुक है। पाकिस्तानीज़ इन कनाडा, पाकिस्तानीज़ इन यूएसए, पाकिस्तानीज़ इन लंदन, वो सारे आपको ग्रुप्स फेसबुक पे मिल जाएंगे। आप वहाँ पे रिक्वेस्ट भेज दें, वो आपको ऐड कर लेंगे। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के भी ग्रुप हैं और पाकिस्तानी लोगों के, कम्युनिटी के भी ग्रुप हैं, और दोनों जगहों पे पढ़ने लिखने वाले लोग आपको मिलेंगे। जर्मनी में आईटी इंजीनियर्स मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे, आपको यूके में मिलेंगे। एक तो वहाँ से आप कनेक्ट करें, दूसरा आप लिंक्डइन से कनेक्ट करें। तीसरा जो मैं अपने स्टूडेंट लाइफ के ज़माने से बताना चाहूँगी, आपके यहाँ कोई गेस्ट स्पीकर है, फ़ौरन उसका कार्ड लें, फ़ौरन उसका ईमेल लें, फ़ौरन उसका फ़ोन नंबर लें। मैं अभी काफ़ी जगहों पे गई हूँ, लेकिन किसी स्टूडेंट से मेरा कार्ड नहीं लिया, किसी स्टूडेंट ने मेरा नंबर नहीं लिया, मेरा ईमेल नहीं लिया। व्हाट्सएप लेते हैं? व्हाट्सएप लें, जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। व्हाट्सएप कर करके डिस्टर्ब ना करें, लेकिन ईमेल लिखें, अपना जो इशू है वो लिखें। आपके पास स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको वो बताते रहेंगे, फील्ड में जो आपको गाइडेंस चाहिए वो लिखें। आपने जो एक प्रोफेशनल तरीका है किसी से कांटेक्ट करने का, वो यही है कि अपना थीसिस या अपना प्रपोजल या अपने प्रोजेक्ट के हवाले से उससे बात करें। वो पहले आपके प्रोफेशनल कांटेक्ट बनेगा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला आपके मज़ीद रास्ते खोलेगा। सही, बेहतरीन। एक और चीज़ अलीना, आप जैसे इटली आप पढ़ के आई हो, ठीक है, यहाँ से स्पेशली मैं बात करूँगा कि इंटीरियर सिंध से काफ़ी बच्चियाँ चाहती हैं कि हम पढ़ने जाएं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगी? क्योंकि काफ़ी लोग, उनको पेरेंट्स उनके इजाज़त उन्हें नहीं देते कि आप वहाँ जाओ, पढ़ाई वगैरह। क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरह वो ओवरकम कर सकते हैं? हाँ, अच्छा, अब इस हवाले से थोड़ा सा मेरी भी कंजर्वेटिव अप्रोच है। मुझे बहुत मजबूरन जाना पड़ा और बहुत सारी तकलीफ़ें भी उठानी पड़ी। अगर सही। मुझे अंदाज़ा होता कि मुझे किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा तो शायद मैं ना भी जाती। तो मैं एक सजेशन तो ये दूंगी कि वो कोशिश ये करें कि या तो बहन भाई जाएं। जो मैंने देखा है कि बहुत से बहन भाई जो है वो यूके में हैं, या बहुत सारे लोगों ने अपने 2 बच्चे बहन भाई उनका यूके में एडमिशन करवाया या उनका कनाडा में एडमिशन करवाया। तो कोशिश करें, आपका या तो कज़न हो कोई, या भाई हो सगा, या 2 बहनें हो, तो वो दोनों मिलकर अगर एडमिशन अप्लाई करें, उनका एडमिशन हो जाए आगे पीछे या थोड़े टाइम के फासले से, 6 मंथ्स के फासले से, तो ज़िंदगी काफ़ी आसान है। वहाँ पे आपको कम चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और काफ़ी चीज़ों से आप बच जाते हैं। इसके अलावा ये भी है कि हम प्लान करके शादी करें, निकाह करके जाएं, ये भी एक चीज़ हो सकती है। उससे इज़्ज़त की भी हिफाजत रहेगी, और ये कि वहाँ पे जाके अलग अलग भले रहें या पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लें, फिर अपनी शादी रेज्यूम कर लें, उससे इजाज़त भी मिल जाएगी, इजाज़त का भी मसला नहीं होगा और इज़्ज़त की हिफाजत भी रहेगी। तो ये दोनों चीज़ें मैं सजेस्ट करना चाहूँगी। सही। और एक और चीज़ आजकल जैसे देखा है कि शादियां जो है ना, उम्र जो है वो देर से हो रही है। जी, उसकी जो एक बहुत बड़ी वजह है, शादी की उम्र 18 साल ही है। सही है। जो मेरे हिसाब से। सही है। लेकिन ये जो आपका बहुत लंबा चौड़ा एजुकेशनल सिस्टम है ना, जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, जो वेस्ट के लिए बना था, उसको हम लोगों ने बगैर देखे सोचे समझे अडॉप्ट कर लिया है। आपका जो मास्टर्स हो रहा है वो 22 साल में हो रहा है, आपका जो डॉक्टर हाउस जॉब के बाद बन रहा है वो 27 ईयर्स की एज में बन रहा है।
जबकि जो रिलेशनशिप बनाने की उम्र होती है 15 to 24 होती है। इटली में फैमिली सिस्टम है, इटली में बहुत कम डिवोर्सेज हैं, फैमिली सिस्टम इटली का बहुत अच्छा मैनेज है। सही। मैं वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज से मिली और उन बच्चों के साथ मिली, पेरेंट्स मियाँ बीवी और बच्चे आए मेरे पास, इस तरह बहुत सारे और मैंने वहाँ पे इस तरह के लोगों को देखा। तो उसकी एक जो बहुत बड़ी वजह है वो आपका एजुकेशनल सिस्टम है, और वो एजुकेशनल सिस्टम आपको ये बताता है कि आपने पहले डिग्री करनी है, उसके बाद आप कमाने के काबिल होंगे। तो ये बहुत बड़ी एक अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत का एक दरवाज़ा खुला है आपके मुल्क में कि आप डिजिटलाइजेशन से या एंटरप्रेन्योरशिप से किसी ना किसी तरह कुछ हज़ार डॉलर कमा सकते हैं, और उससे आप अपनी जो ट्रैक है कमाने का उसको चेंज कर सकते हैं। शादी जितनी जल्दी हो उतनी ही वो पायदार होती है, उतना ही आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है और उतनी आपकी शादी चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम सब ने मिलकर कोशिश करनी है कि हम इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो कमी बेशियाँ पैदा हो गई हैं उनको एड्रेस करें और उनको ओवरकम करने की कोशिश करें। सब ने मिलकर, स्टूडेंट्स ने भी कोशिश करनी है, टीचर्स ने भी करनी है, आपने भी करनी है, मैंने भी करनी है, वाइस चांसलर्स ने भी करनी है और डीन ने भी करनी है, ताकि जो मसाइल हैं हमारी ज़िंदगियों में, डिलेज़ मैरिज होना या डिवोर्सेस होना या बीवियों का यहाँ होना और शौहरों का जो है वो गल्फ़ में होना, या बीवियों का यहाँ होना शौहरों का जर्मनी में होना, और बहुत सारी जगहों पे स्पाउस वीज़ा के मसाइल हैं, तो उन मसाइल से हम निकल सकें। सही, बहुत ही बेहतरीन। अलीना, एक और सवाल, जैसे यूरोप में या मैंने अमेरिका में देखा है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और उसकी प्राइस भी ज़्यादा है, तो उसके बारे में आप? हाँ, ये यूरोप में भी ऑर्गेनिक की तरफ जो है ट्रेंड बहुत जा रहा है। हमारा जो पूरा ग्लोब है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। सही। हमने वही प्रोडक्ट्स बनानी है, वही ख़रीदनी है और वही यूज़ करनी है जो ग्लोबली सस्टेनेबल हो, यानी ना ही उनसे माहौलियाती आलूदगी पैदा हो, ना ग्लोब को उनसे नुकसान हो और ना हमें ख़ुद उनसे नुकसान हो। हमारे खाने पीने में बहुत सी चीज़ें, और इवन शायद आपकी नॉलेज में नहीं होगा, जो भी कॉस्मेटिक्स हम यूज़ करते हैं या जो भी कंज्यूमेबल्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा सर्फ भी हो सकता है, जी साबुन जी। भी हो सकता है और शैम्पू भी हो सकता है, जो भी चीज़ हमारे स्किन से कांटेक्ट में आती है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, और उसमें बहुत से कार्सिनोजेंस हैं, बहुत सा प्लास्टिक है और बहुत से केमिकल्स हैं। तो पाकिस्तान में भी वो कुछ लोगों को मैं जानती हूँ जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ऑर्गेनिक सोप्स सही। बना रहे हैं, ऑर्गेनिक शैम्पूज़ बना रहे हैं, और हमें चाहिए कि हम ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ मूव करें, ताकि इसका पहला फ़ायदा तो ये होगा कि हमारे मुल्क का पैसा हमारे मुल्क में रुकेगा, और दूसरा हमने हैंडमेड प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है, ताकि हम ये कैंसर पेंडेमिक से और ये जो दूसरी अजीबोगरीब बीमारियां हमारे मुल्क में आम होती जा रही हैं इनसे निकल सकें, हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारा जहन अच्छा काम करे और हम क्रिएटिव चीज़ें कर सकें, ताकि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। आप वही हैं जो आप खाते हैं, मैं वही हूँ जो मैं खाती हूँ। आप अगर गार्बेज खाते हैं तो गार्बेज हैं, अगर आप हेल्दी प्रोडक्ट्स खाते हैं तो आप हेल्दी हैं। जो आप खाते हैं, जो आप हैं, वही आप बोलते हैं और वही आप करते हैं। बहुत ही बेहतरीन। और इसके साथ साथ आप अगर यहाँ पे ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते भी हैं तो इनको एज अ फ्रीलांसर आप बाहर और आउट ग्लोबली मार्केट्स में आप अप्रोच हाँ, करके सेल आउट भी कर सकते हैं। हाँ, और ग्लोबल मार्केट्स में आप सेल आउट कर सकते हैं और ग्लोबल मार्केट्स में अपना रॉ मटेरियल जो है उससे भी चीज़ें बना के भेज सकते हैं। उस रॉ मटेरियल की एजेंसीज भी ले सकते हैं। इवन के आप जो कुछ हेयर प्रोडक्ट्स हैं उनको ढूंढना बाहर बहुत मुश्किल होता है, उनकी राउटिंग बड़ी मुश्किल से हो रही होती है। और आयुर्वेदा एक ब्रांच है सीखी जो कि इंडिया में बहुत मशहूर है, इंडिया से वो ओरिजिनेटेड है और वो मिलियंस में उसकी मार्केट इस वक्त ग्लोबल वर्ल्ड में जो है वो डेवलप हो चुकी है। और मैं भी उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज़ करती रही हूँ, जब मैं जर्मनी में थी, इवन जब मैं सऊदीया में थी। जबकि मैंने फ़र्स्ट, मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को सर्च करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे लोगों की ज़िंदगी का मकसद नहीं होता, हम पूरी दुनिया को सर्व नहीं करना चाहते, हम अपने मुल्क में बस अपनी दुकान बना के खुश रहना चाहते हैं, तो मुझे वहाँ कहीं भी हमारी प्रोडक्ट्स नहीं मिली। इसका एक ये नुकसान है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सा पैसा या बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया कर रहे हैं और हम बहुत सारे एवेन्यूज़ ऐसे मिस करते जा रहे हैं। सही। एक और चीज़, जैसे अभी आपने यूरोप का जिक्र किया ना, माहौल, एटमॉस्फेयर, ये वो चीज़ें, मैंने ये भी सुना है कि यूरोप में एटमॉस्फेयर, वेदर वगैरह अच्छा है, इसीलिए लोगों के जहन भी अच्छे हैं। हाँ, हमारे पास थोड़ा सा गर्म वेदर है तो इसलिए लोगों का जहन, तो इसके बारे में क्या? ये बात सही है। यूरोप में बहुत खामोशी है और उन्होंने पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल में रखी हुई है और वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारी इन्वेंशंस होती हैं। जितने आपके बड़े फ़िलासफ़र्स हैं वो जर्मनी के, आपके बड़े डिज़ाइनर्स इटली के हैं
और मेरा यूरोप जाने का मकसद भी यही था कि मैं वहाँ बैठ के कुछ लिखूँ, कुछ इन्वेंट करूँ और ये सारी चीज़ें करूँ। तो मैं भी वहाँ जाके इसी वजह से बैठी, जबकि अमेरिका की लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है और पाकिस्तान का ये है कि, लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ हैं और इस तरह की जगहें हैं, लेकिन जब हमें कोई क्रिएटिविटी का काम करना होता है तो हमें खामोशी चाहिए होती है, सुकून चाहिए होता है, अंदर भी और बाहर भी। कल जैसे आपने बताया कि आप इटली में पढ़ के आई हैं, ठीक है, और आपने जर्मनी, सऊदी, काफ़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल भी किया है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो हमारे नौजवानों को? यूरोप जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या अमेरिका जाना चाहिए? सपोज़ मैं हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, आई एम लुकिंग फॉर द मास्टर्स, तो मुझे आप क्या सजेस्ट करोगी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस? मैं तो पहला सजेशन यूरोप का दूंगी, क्योंकि यूरोप में पढ़ाई बहुत चीप है। अच्छा। बहुत सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे इटली में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस सिर्फ 500 यूरो 700 यूरो पर सेमेस्टर है। अच्छा। जो कि बहुत आसानी से अफोर्ड की जा सकती है। सही। इसके अलावा बहुत सारे लोग वहाँ पे इंटरनल स्कॉलरशिप्स भी जीत जाते हैं, जिसमें आपको ईयरली बेनिफिट्स मिलते हैं, आपकी वो फुल आपकी लॉजिंग को कवर करता है और आपकी बोर्डिंग को कवर करता है, आपको खाने के भी पैसे मिलते हैं, आपको रहने के भी पैसे मिलते हैं। इसके अलावा डिलीवरी के काम है, यानी इंसान अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर लेता है। इसके अलावा यूरोप चीप बहुत है, 500 to 700 वहाँ पे यूरोप में लिविंग कॉस्ट है। सही। आपका रेंट भी हो जाता है, उसी के अंदर आपकी ग्रॉसरी भी हो जाती है। 700 तो मैंने ज़्यादा बता दी, 500 400। तीसरा, यूरोप सेफ बहुत है। यूरोप में आप दिन को भी निकल सकते हैं, यूरोप में आप रात को भी निकल सकते हैं। तो यूरोप में ये बहुत बड़े कुछ एडवांटेजेस हैं, फीमेल के लिए भी या सोलो पर्सन के लिए भी या सोलो मेल के लिए भी यूरोप काफ़ी सेफ़ है। थोड़ा सा ये है कि कुछ जगहों पे रफ़ वेदर है, कुछ जगहों पे जो है वो स्नो है, जैसे जर्मनी हो गया या सर्बिया हो गया। इटली का मौसम बहुत अच्छा है, इटली का मौसम बिल्कुल पाकिस्तान के जैसा है, सिर्फ कभी एक आध दिन के लिए स्नो पड़ गई, बाकी गर्मी बहुत अच्छी है। तो मैं तो यूरोप सजेस्ट करूँगी। और एक और सवाल है जो अमूमन हमारे स्टूडेंट के जहन में होता है कि मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या मुझे आइल्स देना पड़ेगा? अच्छा, मैंने आइल्स नहीं दिया था, बड़े मज़े की बात है। और मैं फिर खुद भी कैसे? आइल्स से बहुत डरती थी और अच्छा, डरती हूँ। सही। डरती थी और डरती हूँ इसलिए क्योंकि एक तो आइल्स की एक्सपायरी बहुत जल्दी हो जाती है, जबकि मैं जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थी तो मैं आइल्स पढ़ाती थी। सही। दूसरा ये कि ज़ाहिर है आपको, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम फाइनेंशियली थोड़ा सा मुश्किल हालात में रहते हैं, हमारी करेंसी भी डिवैल्यू होती रहती है, आपको एक अमाउंट भरना पड़ेगा, फ़ीस भरनी पड़ेगी। तीसरा, वहाँ पे एक रश भी होता है। चौथा, ये भी सुनने में आता रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है तो वो लोग बहुत टाइट स्कोरिंग करते हैं। मैंने इटालियन सीखी थी 2013 में। इटालियन कल्चरल सेंटर होता है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे एरिया स्टडी सेंटर फॉर यूरोप उसको रन करता है। तो वहाँ पे मेरे एक इटालियन टीचर से जिनसे मैंने इटालियन सीखी थी, तो वो A1 और A2 मेरे डॉक्यूमेंट्स में लगा हुआ था, तो मुझे उसकी वजह से भरोसा था कि काफ़ी कि नहीं चाहिए होगा। इसके अलावा यूरोप में और स्पेशली जर्मनी में भी और इटली में भी मुझे आइल्स नहीं सबमिट करना पड़ा था, क्योंकि यूरोप में अपनी लैंग्वेजेस चलती हैं। तो अगर आपके पास आपका जो मास्टर्स है वो इंग्लिश में है और आपका जो मास्टर्स था, जो आपके एग्ज़ाम्स थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट हुए थे, तो आपके रजिस्ट्रार से या आपके डीन से या आपके टीचर से जो भी आप रेफरेंस लेटर लेंगे उसमें आप लिखवा लेंगे कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश, तो उसकी वजह से आइल्स आपका एग्जिम्ट हो जाता है। तो मैंने तो अभी तक आइल्स नहीं किया हुआ। बहुत ही बेहतरीन। चले, काफ़ी अच्छी बातचीत आपसे रही, काफ़ी टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया। होपफुली आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर जल्द हम एक नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच अलीना, आप आई। थैंक यू। वेलकम।